रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर लाने वाले को दंडित करने के बाद कर्नाटक सरकार की गाज राम भक्त हनुमान के ध्वज पर गिरी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में राम लहर आ गई। कर्नाटक के मांड्या के गांव में लोगों ने हनुमान ध्वजा फहराने का फैसला किया। यहां 108 फीट ऊंचा ध्वज फहराया गया। इससे नाराज सिद्धरमैया की सरकार ने पुलिस भेजकर उस ध्वज को हटवा दिया। 108 फीट ऊंचे खंबे से हनुमान जी की ध्वजा उतारने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। उनका साथ बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हनुमान जी की इस ध्वजा को लहराने की अनुमति मंड्या जिले के केरागोडू ग्राम पंचायत बोर्ड ने ही दी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने झंडे को नीचे उतारा। प्रशासन के इस काम का स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया। स्थानीय महिलाओं पर भी पुलिस बल ने कार्रवाई की और उन्हें झंडे के नीचे से बलपूर्वक हटा दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बुलाए गए बंद को प्रशासन ने निर्दयता से कुचल डाला। कर्नाटक के सीएम ध्वजा को हटाए जाने की कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा, मैंने वहां तिरंगा फहराने को कहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत ने ये ध्वज स्तंभ लगाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतों के आने के बाद अधिकारियों को हनुमान ध्वजा हटाने का अनुरोध करना पड़ा। हालांकि गांव वाले हनुमान ध्वजा फहराने को लेकर अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस ध्वज स्तंभ को हटाने के खिलाफ बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में वहां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती दिखी और कुछ लोगों को विरोध में अपनी दुकानें तक बंद करनी पड़ी। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ध्वज हटाने के लिए गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने अधिकारियों के विरोध में वापस जाओ के नारे लगाए। उधर बीजेपी नेताओं और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने झंडे हटाए जाने की कड़ी निंदा की। बीजेपी ने कर्नाटक के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की, जिसमें बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्किल में बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका है। बीजेपी नेता आर अशोक ने इस मामले पर सरकार का रुख हिंदू विरोधी अख्तियार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा अचानक हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि हनुमान ध्वज ग्राम पंचायत की मंजूरी से फहराया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिंता जताई कि राष्ट्रीय ध्वज के बजाय भगवा ध्वज फहराया गया। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मैंने संबंधित अधिकारियों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा। ध्वज हटाने के लिए रात का समय चुना गया। ध्वज शनिवार रात को हटाया गया। यहाँ हिंदू रात से ही इकट्ठा होने लगे थे और सुबह 28 जनवरी 2024 को माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन के इस निर्णय से गुस्साए ग्रामीणों ने केरागोडू को बंद रखने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने विरोध में स्थानीय कांग्रेस विधायक रविंद्र कुमार के पोस्टर्स भी फाड़ दिए। कुछ लोगों ने उनके इस पूरे मामले के पीछे होने का आरोप लगाया और मौके पर मौजूद बजरंग दल, भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ता भगवा ध्वज को दोबारा लखाए जाने की मांग करने लगे। हेमंत सोरेन पर ईडी के कस्से शिकंजे की वजह से जेएमएम में खलबली मची हुई है। ईडी की पूछताछ से बचने के बहाने बना रहे हेमंत सोरेन जैसे ही दिल्ली पहुंचे, ईडी उनके आवास पर पहुंच गए, लेकिन हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी अब दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाश रही है। सूत्रों से जानकारी मिली कि उनके मुताबिक हेमंत सोरेन पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही हैं। शनिवार को रात हेमंत सोरेन झारखंड से दिल्ली आए। दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में हेमंत सोरेन का निजी आवास है। हेमंत सोरेन शनिवार को विशेष विमान से रात के समय दिल्ली पहुंचे। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन के नहीं मिलने के बाद शांति निकेतन स्थित उनके आवास के उनके ड्राइवर रविंद्र को लेकर ईडी की टीम निकली। बता दें कि ईडी की टीम अब तक हेमंत सोरेन को 10 बार जमीन घोटाला मामले में सामान भेज चुकी है। सोरेन पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इस बीच उनके दिल्ली जाने को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई। बता दें कि हेमंत सोरेन इस केस में गिरफ्तारी की तलवार के नीचे हैं, उन पर तलवार लटक रही है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन दिल्ली में ही हैं। उन्हें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। मूवमेंट के बारे में ड्राइवर से पूछा जा रहा है। शांति निकेतन अपने आवास पर, मोतीलाल नेहरू स्थित शिबू सोरेन के आवास और झारखंड भवन, तीनों ही जगह वे कहीं नहीं हैं। दिल्ली में ईडी की टीम इस कार्रवाई से झारखंड की सियासी हलचल को बढ़ा चुकी है। मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी की जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के लिए एक बड़े गिरोह से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थीं।
रामलला प्राण प्रतिष्ठा बिहार में सत्ता पलट और अब सीए बीजेपी लोकसभा के चुनावी बिसात पर लगातार अपने दांव चलती जा रही है और विपक्षी इंडी गठबंधन बैकफुट पर आ गई है। नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बताया कि ये कानून देश भर में कब से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि देश में अगले एक सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में ये सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक जनसभा में भाषण दे रहे थे। शांतनु ठाकुर के इस बयान के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के सीएए के विरोध में लगातार मुखर होने के बाद अब लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू किए जाना बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। सीएए कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी 3 देशों से 6 समुदायों के फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान करना है। सीएए कानून को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर के अनुसार ये अगले एक सप्ताह में हो सकता है। बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने अपने सीएए बयान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बात दोहराई है। पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उनकी टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टारगेट थी, जो सीएए का विरोध करती रही है। कोलकाता के प्रतिष्ठित एस्प्लेनेड में एक बड़ी रैली में अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे हमले किए थे। लोगों से उनकी सरकार को बंगाल से हटाने 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। उन्होंने इच्छित लाभार्थियों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उन्हें भी किसी अन्य की तरह नागरिकता का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद सीएए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और इसके खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख में सबसे आगे रहा। ये असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि केंद्र ने अभी तक सीएए के लिए नियम नहीं बनाए हैं और कानून लागू नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार गिराकर एनडीए की सरकार बना दी। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी को चुना। इंडी गठबंधन को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार रातों रात बदलने के बाद से कांग्रेस में उसकी हालत पस्त हो गई है, लेकिन वो मानकर चल रही है कि बिहार में उसकी स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन अब सारा खेल ही पलट गया। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस को बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपना खेल बिगड़ता दिख रहा है। हिंदी पट्टी में भाजपा पहले से ही बेहद मजबूत है। इसमें एकमात्र राज्य बिहार था जहां से एक चुनौती मिल सकती थी। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने से भाजपा सीधे तौर पर फायदे की स्थिति में है। यही नहीं, अब महाराष्ट्र को लेकर भी संकट की स्थिति है। यहां उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस में सीटों को लेकर गहरा मतभेद है। दक्षिण मुंबई सीट पर दावेदारी को लेकर मामला इतना फंसा कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेता ने कांग्रेस को ही छोड़ दिया और शिंदे गुट में चले गए। संजय निरुपम की सीट पर भी उद्धव ठाकरे मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। अब कांग्रेस के आगे चैलेंज ये है कि कैसे वो उद्धव गुट को इलेक्शन के बाद भी साधे रखे। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी भी कठिन बारगेनिंग कर रही है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे खेमा कभी भी भाजपा के संग जा सकता है। ऐसी स्थिति कांग्रेस को असहज करने वाली होगी। यही नहीं, कांग्रेस के लिए बंगाल में भी स्थिति बेहद कठिन हो गई है। यहाँ टीएमसी कांग्रेस से अलग ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा वाम दलों से भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग ही लड़ेगी और यूपी में भी अखिलेश यादव बेहद सख्त लाइन ले चुके हैं। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी यदि अगले कुछ समय में जेडीयू के अलावा कुछ और दल इंडी अलायंस छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात की भविष्यवाणी कर ही चुके हैं। कुछ और दल कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर को तो रामदास अठावले खुला ऑफर भी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि यदि अंबेडकर एनडीए में आते हैं तो उन्हें अकोला सीट दी जा सकती है। यही नहीं, उनका स्वागत तो मैं अपना मंत्री पद भी देकर कर सकता हूं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर भाजपा के तीखे आलोचक रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए स्थिति मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि एनसीपी बटी हुई है। शरद पवार गुट सीटें तो ज्यादा चाहता है, लेकिन उसके पास ताकत कम है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भाजपा के संग हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और खतरा इस बात का है कि वो हरियाणा और दिल्ली में भी अकेले चुनाव मैदान में न उतर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अयोध्या के राम मंदिर से कांग्रेस इतनी बेचैन है कि अब उसने खोज खोज कर उन लोगों को दंडित करना शुरू कर दिया है जिसने इस काम में योगदान दिया। बड़ी बात यह है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की प्रतिमा जिस पत्थर पर गढ़ी गई, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने उस ठेकेदार पर बड़ा जुर्माना ठोक दिया। रामलला की मूर्ति को लेकर उसके शिल्पकार अरुण योगीराज भी कई हैरान कर देने वाले दावे कर चुके हैं। अरुण योगीराज ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति की आभा ही बदल गई। उनकी आंखें जैसे करुणा बरसा रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो वह बोलने वाली है। रामलला की इस मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से किया गया, जिसे कर्नाटक के HD कोटे से मंगवाया गया था। इस पत्थर को जिस कॉन्ट्रैक्टर ने खोद कर निकाला था, उस पर सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्टर ने दलित किसान की खेती की जमीन से इस पत्थर को निकाला था। दरअसल हारोहल्ली गुजगिजर डौनापुर के रहने वाले 70 साल के किसान रामदास H अपने खेत को समतल करवाना चाहते थे। इस खेत की जमीन बहुत पथरीली थी। रामदास ने कहा था कि मैं अपनी खेती की जमीन से पत्थर निकलवाना चाहता था। इसके लिए श्रीनिवास नटराज नाम के शख्स को पत्थर निकालने का काम दिया और वो अपनी खेत की जमीन से इस पत्थर को निकलवाना चाहता था। इसके लिए श्रीनिवास नटराज नाम के शख्स को पत्थर निकालने का ठेका दिया गया। 10 फीट की खुदाई के बाद नटराज को एक बड़ा पत्थर मिला जो कि काले रंग का था। यह वह श्याम शिला था जिसका इस्तेमाल अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने में किया। इस पत्थर के बारे में आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने सूचना माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दी। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कहा कि नटराज ने यहां पर अवैध खनन किया है। अधिकारियों ने नटराज पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए इसी श्याम शिला के एक टुकड़े का चुनाव किया। इस बात की जानकारी जब मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा को मिली तो उन्होंने कहा कि भाजपा वह पूरी रकम नटराज को लौटाएगी जो कि उन्होंने जुर्माने के रूप में भरी थी। वही जिस किसान की जमीन से पत्थर निकाला गया था उसका कहना है कि उस जगह पर एक राम मंदिर बनाया जाएगा। इसमें स्थापित की जाने वाली मूर्ति को बनाने के लिए भी वह अरुण योगीराज से संपर्क करेंगे। श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया कि रामलला की मूर्ति के पत्थर को जानकर उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया था। यह जुर्माना अवैध खनन को लेकर था। उन्होंने कहा कि जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति गढ़ी गई उसको लेकर कर्नाटक सरकार ने कोई जुर्माना नहीं लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखते रह गए, जयराम रमेश अपील करते रह गए, सोनिया गांधी ने फोन लगाया। बावजूद सबके ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में राहुल गांधी को सभा करने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार कांग्रेस को अपनी सभा रद्द करनी पड़ी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगली मीटिंग अलीपुरद्वार के फालाकाटा में होनी है, लेकिन इसको लेकर भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस जनसभा पर भी परमिशन न मिलने का खतरा मंडरा रहा है। सिलीगुड़ी के पुलिस चीफ C सुधाकर ने बताया कि 2 परीक्षाएं होनी है, इनमें पुलिस भर्ती परीक्षा भी शामिल है। ऐसे में लाउड स्पीकर बजाने और भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। परीक्षा की तारीख पहले से ही फिक्स थी, मीटिंग का प्लान बाद में बताया गया। कांग्रेस की न्याय यात्रा असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंची है। बीच में राहुल गांधी ने 2 दिन का ब्रेक लिया और वे दिल्ली लौट गए। अब 28 जनवरी को यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। ये यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग होते हुए आगे बढ़ेगी और फिर बिहार पहुंचेगी। एक तरफ राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कई जिलों में जनसभाएं करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि राज्य में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी अब कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया में 2 फरवरी तक सभाएं करेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि काफी पहले ही प्रशासन को न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दे दी थी। हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर राज्य सरकार इस तरह से बाधाएं क्यों खड़ी कर रही है। हमें जिस सहयोग की उम्मीद थी वो पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है। हमने 28 जनवरी को जनसभा के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भाजपा की जुबान में ही हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ठीक नहीं समझा कि राज्य में यात्रा पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को जानकारी दे दी जाए। वे लोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी थाना मोड़ से एयरव्यू मोड़ तक रैली कर सकते हैं। इसके बाद वो बागडोरा चले जाएंगे, वहीं फिर उत्तरी दिनाजपुर पहुंचेंगे। और ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उन्हें जानकारी ही नहीं मिली कि यात्रा पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पत्र लिखा था। हमारे सभी नेता चाहते थे कि 10-15 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ममता बनर्जी उनके साथ यात्रा में शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
बिहार में नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन बैठे, कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत पलटू राम की कहानी याद आ गई। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को गिरगिट रत्न की उपाधि दे डाली तो जयराम रमेश ने पलटू राम कह डाला। ममता बनर्जी तो इतनी खुश हो गईं कि जैसे नीतीश ने गठबंधन से अलग होकर उनका रास्ता ही साफ कर दिया हो। कांग्रेस, ममता बनर्जी और आरजेडी की नाराजगी काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार का पाला बदलने से इंडी गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू का कहना है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस से है। कांग्रेस इंडियन गठबंधन की बागडोर चुराने में लगी थी और इसी वजह से उसने ममता बनर्जी से विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करवाया। ये सब एक साजिश का हिस्सा था ताकि विपक्षी गठबंधन की कमान किसी और के हाथ में न चली जाए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हुआ था बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के ही विपक्ष चुनाव लड़ेगा। इसके बाद 19 दिसंबर को हुई बैठक में साजिश के तहत ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरे के लिए प्रस्तावित कर दिया। वहीं कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने से भी कतराती रही। उन्होंने कहा कि हम बार बार कहते थे कि सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास भाजपा से लड़ने का कोई प्लान ही नहीं था। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों को पहचान कांग्रेस के खिलाफ लड़कर ही मिली है। वहीं कांग्रेस किसी पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया था। हालांकि बाद में उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया। नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद से ही हालात बदलने लगे थे। नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। हालांकि जानकारों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश शीर्ष पर रहना चाहते थे। जेडीयू विधायक ने दावा किया कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को अपमानित किया जाता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने नीतीश कुमार को गिरगिट तक कह दिया था। बता दें कि खड़गे का नाम प्रस्तावित करने वाली ममता बनर्जी ने भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन का भविष्य संकट में नजर आ रहा है और अब कांग्रेस कह रही है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।